हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं रोमन साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और जो महत्वपूर्ण तिथियां और उनसे जो संबंधित जो घटनाएं हैं उनके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी रोमन साम्राज्य के आर्थिक विकास के ऊपर चर्चा की थी और ये हमारा रोमन साम्राज्य के ऊपर फिफ्थ एवं अंतिम वीडियो है। यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की तो इसके ऊपर ये हमारा 11th वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं रोमन साम्राज्य से संबंधित शब्दावली और जो महत्वपूर्ण तिथि और उनसे जो संबंधित जो घटनाएं हैं उनके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रोमन साम्राज्य के जो प्रमुख सम्राट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर केवल उन्हीं सम्राटों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनमें प्रमुख आ जाते हैं सम्राट ऑगस्टस, टिबेरियस, सम्राट त्राजान, गैलिनस, सम्राट डायोक्लिशियन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और थियोडोसियस ग्रेट। ये प्रमुख सम्राट हैं रोमन साम्राज्य के और एग्जाम में अक्सर इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सम्राट ऑगस्टस के बारे में। देखिए, सम्राट ऑगस्टस का जो टाइम पीरियड था ये 27 ईसा पूर्व से लेकर 14 ईस्वी तक रहा था और इन्होंने ही 27 ईसा पूर्व में रोमन गणतंत्र को समाप्त करके रोमन साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए इन्हें रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट माना जाता है। ये जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र थे। इनका जो वास्तविक नाम था वह था ऑक्टेवियन और जब ये सम्राट बने तो ये ऑगस्टस के नाम से बनते हैं। ऑगस्टस का अर्थ होता है होली यानी पवित्र होता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक और उपाधि धारण की थी इम्परेटर की, जिसका अर्थ होता है विक्टोरियस जनरल अर्थात विजयी सेनापति। जब ये सम्राट बनते हैं तो अपने आप को प्रिंसिपेट कहते हैं और ये प्रिंसिपेट है, ये लैटिन वर्ड होता है प्रिंसिप, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट अर्थात राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक। और ये उपाधि इन्होंने इसलिए धारण की थी ताकि लोगों को ये ना लगे कि यह कोई निरंकुश शासक है, केवल राज्य के ये प्रथम नागरिक हैं। सम्राट ऑगस्टस का जो टाइम पीरियड है ये रोमन संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है और इसे रोमन पीस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके शासनकाल में रोम में पूर्ण रूप से शांति रही थी और ये शांति लगभग प्रथम और द्वितीय शताब्दी तक रही। सम्राट ऑगस्टस के बाद में इनके जो दत्तक पुत्र होते हैं टिबेरियस, वो शासक बनते हैं और इनका शासनकाल रहा था 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक। इसके बाद में जो प्रमुख सम्राट होते हैं वो होते हैं सम्राट त्राजान होते हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा था ये 98 ईस्वी से लेकर 117 ईस्वी के मध्य में रहा था और इन्होंने साम्राज्य विस्तार का एक अभियान चलाया था 113 से 117 ईस्वी के मध्य में। और इन्होंने जो फरात नदी के पार के क्षेत्र हैं उन पर भी अधिकार कर लिया था। देखिए, हमने रोमन साम्राज्य का जब भूगोल पढ़ा था तो उसमें देखा था कि इसकी जो पूर्वी सीमा है ये फरात नदी तक है और यहाँ पर जो सम्राट त्राजान होते हैं ये फरात नदी को पार करके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं, लेकिन इनके जो बाद के शासक होते हैं वो इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार छोड़ देते हैं। सम्राट त्राजान ऐसे रोमन सम्राट थे जिन्होंने भारत विजय का सपना देखा था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से रोमन सम्राट ने भारत विजय का सपना देखा था। तो भारत विजय का जो सपना देखा था वह देखा था सम्राट त्राजान के द्वारा। सम्राट त्राजान के बाद में जो प्रमुख शासक हैं वो गैलिनस हैं। इनका जो शासन रहा था ये 253 से 268 ईस्वी के मध्य में रहा था और इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किया गया था वह था कि सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर और जो नया वर्ग था जो प्रांतों से आता था उसको सैनिक कमान सौंप दी थी, जिससे यह जो वर्ग है ये शक्तिशाली बन जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 260 के दशक में सेना को पुनः संगठित किया था। सम्राट गैलिनस के बाद में जो प्रमुख सम्राट आ जाते हैं वह हैं सम्राट डायोक्लिशियन आ जाते हैं, जिनका शासनकाल 284 से 305 ईस्वी के मध्य में रहा था। और इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह है साम्राज्य की जो सीमा उनको छोटा बनाया, क्योंकि रोमन साम्राज्य की सीमाएं वो काफी बड़ी थी, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, तो इन पे शासन संचालन काफी मुश्किल होता था। तो सम्राट डायोक्लिशियन ने क्या किया कि सीमाओं को छोटा बनाया, साथ ही इन सीमाओं पर किले बनवाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रांतों का पुनर्गठन किया। 297 ईस्वी में इन्होंने लगभग 100 प्रांतों का पुनर्गठन किया। इन्होंने असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया एवं सेनापति को कुछ और अधिक स्वायत्ता प्रदान कर दी। सम्राट डायोक्लिशियन के बाद में जो प्रमुख सम्राट आते हैं वह आते हैं कॉन्स्टेंटाइन आते हैं। इनका जो शासनकाल है ये 306 से 337 ईस्वी के मध्य में रहा था और इन्होंने जो सम्राट डायोक्लिशियन के द्वारा जो परिवर्तन किए थे उनको पुख्ता किया, साथ ही अपनी तरफ से भी कुछ नए परिवर्तन करते हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 310 ईस्वी में एक सिक्का चलाया जिसे कहते हैं सोलिडस, और ये सोलिडस है, ये सोने का सिक्का होता है और इसका जो वजन होता है वह होता है 4.5 ग्राम। इसके अतिरिक्त इन्होंने 312 ईस्वी में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया।
इन्होंने रोमन साम्राज्य की एक दूसरी राजधानी बनाई जिसे कुस्तुनतुनिया कहते हैं, अर्थात कॉन्स्टेंटिनोपल। ये इन्हीं के नाम पे रखा गया इनका नाम। इससे पहले इसका नाम था बांजेटाइन था, और वर्तमान में इसका नाम है इस्तांबुल। ये तुर्की देश में स्थित है। देखिए, रोमन साम्राज्य का जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य था वह था ईरान का साम्राज्य, जिसे प्राचीन काल में फारस का साम्राज्य भी कहते हैं। और इस साम्राज्य का जो प्रमुख वंश था वह था ससानी वंश, जिसकी स्थापना 224 ईस्वी में हुई थी। और इस वंश के जो प्रमुख शासक होते हैं वह होते हैं, सबसे पहला नाम आता है शापुर प्रथम का नाम आता है। इसका शासनकाल है ये 241 से 272 ईस्वी के मध्य में रहता है। और इसी के शासनकाल में एक अभिलेख मिला है जो 3 भाषाओं में लिखा हुआ है। इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि लगभग 250 ईस्वी में ईरान की सेना होती है, ये पश्चिम में स्थित जो रोमन प्रदेश होता है उन पर ये आक्रमण करते हैं। और शापुर प्रथम ये दावा करता है कि इसने एंटियोक तक अधिकार कर लिया था। दूसरे प्रमुख शासक है शापुर द्वितीय है, इनका शासनकाल 309 से 379 ईस्वी के मध्य में रहा था। फिर खुसरो प्रथम आते हैं, इनका शासनकाल 531 से 579 ईस्वी के मध्य में रहा था। एक और शासक होते हैं खुसरो द्वितीय, जिन्होंने 614 से 619 ईस्वी के मध्य में पूर्वी रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया था। देखिए, 6वीं शताब्दी के पश्चात में रोमन साम्राज्य का तो धीरे धीरे पतन हो रहा था, और वहीं अरब प्रदेश में मुस्लिम धर्म का धीरे धीरे प्रसार हो रहा था। और अरब प्रदेश में मुस्लिम धर्म का जो प्रसार है ये प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति माना जाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं मुस्लिम धर्म के संबंध में। और इसके जो संस्थापक थे वह थे पैगंबर मोहम्मद, और इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और पैगंबर मोहम्मद के द्वारा 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, और इस घटना को इस्लाम में हिजरत कहा जाता है। और इसी समय से जो मुस्लिम संवत है उसका प्रारंभ माना जाता है, जिसे हिजरी संवत कहते हैं। मुस्लिम सेनाओं के द्वारा सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान और फिलिस्तीन पर जो नियंत्रण स्थापित किया गया था यह किया था 633 से 642 ईस्वी के मध्य में। अब हम चर्चा करेंगे उमैया राजवंश के संबंध में। इसका जो शासनकाल होता है ये 661 से 750 ईस्वी के मध्य में होता है। और इस उमैया राजवंश के द्वारा 698 ईस्वी में अरबों द्वारा कार्थेज पर विजय प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त 711 ईस्वी में अरबों के द्वारा स्पेन पर आक्रमण किया जाता है। तो ये रोमन साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी और उनसे संबंधित घटनाएं थी। अब हम चर्चा करते हैं रोमन साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके संबंध में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ष वृतांत की। देखिए, रोमन साम्राज्य के जो इतिहासकार थे, समकालीन जो इतिहासकार थे, वो उस समय का जो इतिहास लिखते थे वो वार्षिक आधार पर लिखते थे, अर्थात प्रतिवर्ष लिखा करते थे, जिन्हें वर्ष वृतांत कहा जाता है। दूसरी यहाँ पे शब्दावली है पेपाइरस। देखिए, पेपाइरस एक पौधा होता था जो मिस्र में नील नदी के किनारे हुआ करता था, और इसी पौधे के पत्तों पर ये वर्ष वृतांत लिखे जाते थे। अब हम चर्चा करते हैं पेपाइरस शास्त्री की चर्चा करते हैं, जिन्हें पेपाइरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। जो पेपाइरोलॉजिस्ट होते थे इनका जो मुख्य कार्य होता था वह होता था जो पेपाइरस पत्थर होते हैं उनके ऊपर संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेजों को लिखना और उनका प्रकाशन करवाना होता था। और इन्हीं लोगों को कहा जाता था पेपाइरस शास्त्री, अर्थात पेपाइरस विज्ञानी कहा जाता था। दूसरी शब्दावली आती है ताचिन। देखिए, हमने देखा था कि जो रोमन साम्राज्य है ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, मुख्यतः यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया। इसके अतिरिक्त जो दूसरा प्रमुख साम्राज्य होता है वह होता है ईरान। इसका जो साम्राज्य था ये कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक फैला हुआ था। और कभी कभी जो ईरानी साम्राज्य का नियंत्रण है ये अफगानिस्तान के कुछ भागों तक होता था। तो इन 2 महाशक्तियों के द्वारा विश्व के अधिकांश भागों को बांट रखा था, और इन्हीं भागों को जो चीनी लोग होते थे वो ताचिन कहते थे। अब हम चर्चा करते हैं गणतंत्र की। देखिए, रोमन साम्राज्य से पूर्व रोमन गणतंत्र होता है, और इस गणतंत्र का जो शासनकाल होता है ये 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व के मध्य में रहता है। ये रोमन साम्राज्य की एक शासन व्यवस्था थी जिसकी वास्तविक सत्ता होती थी ये सेनेट के हाथ में होती थी। और यहाँ पर जो सेनेट होती थी, ये जो निकाय होती थी, ये कुलीन या अभिजात वर्ग होता है, धनिक वर्ग होता है, ये इसका प्रतिनिधित्व करता था। और इसके जो सदस्य हैं उनको कहा जाता था सेनेटर कहा जाता था। रोमन साम्राज्य है इसको 2 भागों में बांटा गया है, और इनके बीच में आती है तीसरी शताब्दी। तीसरी शताब्दी के जो पहले का जो टाइम पीरियड है उसे तो कहा जाता है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है, और तीसरी शताब्दी के बाद के जो समय है उसको कहा जाता है परवर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है। तो अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य का मतलब हो गया 27 ईसा पूर्व से लेकर
तीसरी शताब्दी का जो मुख्य भाग है वह पूर्वी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता है, जबकि परवर्ती रोमन साम्राज्य है ये तीसरी शताब्दी के बाद का जो समय है, जिसमें चौथी शताब्दी से लेकर और 7वीं शताब्दी तक का टाइम पीरियड आ जाता है, ये कहलाता है परवर्ती साम्राज्य। निकटवर्ती पूर्व, देखिए जो भूमध्य सागर में जो रहने वाले लोग थे, भूमध्य सागरीय जो प्रदेश थे, इनके जो पूर्व में जो क्षेत्र स्थित होते थे उन्हें कहा जाता था निकटवर्ती पूर्व कहा जाता था, जिसके अंतर्गत आ जाते थे सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और अरब आ जाते थे। अब हम चर्चा करते हैं रोमोत्तर राज्य। देखिए जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विखंडन हो गया था तो उत्तर से आने वाली जर्मन मूल की कुछ समूह होते हैं, वो अपने अपने राज्य स्थापित करते हैं और इन्हीं राज्यों को कहा जाता है रोमोत्तर राज्य कहा जाता है, जिनमें प्रमुख आ जाते हैं स्पेन के विसिगोथों का राज्य आता है, फ्रैंको का राज्य आ जाता है, इटली में लोम्बार्डो का राज्य आ जाता है। तो ये राज्य कहलाते हैं रोमोत्तर राज्य कहलाते हैं। देखिए रोमन साम्राज्य के दो प्रमुख सिक्के थे, पहला दिनारियस है और दूसरा है सोलिडस। दिनारियस है ये विशुद्ध चांदी का सिक्का था जिसका वजन होता था 4.5 ग्राम, और सोलिडस है ये सोने का सिक्का होता था और इसका भी वजन होता था 4.5 ग्राम। देखिए परवर्ती काल में क्या होता है, अर्थात तीसरी शताब्दी के बाद में स्पेन की खानों से चांदी आती थी, उस चांदी में कमी आ जाती है। इसीलिए जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन होते हैं वो एक नवीन मुद्रा प्रणाली जारी करते हैं जिनमें सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं और उन्हीं सोने के सिक्कों को सोलिडस कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं एम्फोरा और ड्रेसल 20 की। देखिए एम्फोरा से तात्पर्य होता है रोमन साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल या अन्य जो तेल पदार्थ होते हैं उनकी ढुलाई के लिए जिन मटकों या कंटेनरों का यूज किया जाता था उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। जबकि हम बात करें ड्रेसल 20 की, तो ड्रेसल 20 है ये स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल को जिन कंटेनरों में ले जाया जाता था उनको कहा जाता था ड्रेसल 20, और ये नाम है एक पुरातत्वविद है हेनरी ड्रेसल, उनके नाम पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों में अंतर समझेंगे कि जो एम्फोरा होते हैं इनमें तो शराब होती है, जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थ, यानी रोमन साम्राज्य का कोई भी तरल पदार्थ जो ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता था जिन कंटेनरों में, उन्हें कहा जाता था एम्फोरा। और यदि हम बात करें स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल को जिन कंटेनरों में ले जाया जाता था उन्हें कहा जाता था ड्रेसल 20। अब हम चर्चा करते हैं मैपालिया की। देखिए रोमन क्षेत्र में जो खाना बदोश या जो घुमक्कड़ जनजाति के जो लोग होते थे, चरवाहे होते थे, ये अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियां लेकर चलते थे। ये जो लोग थे ये अर्ध यायावर हुआ करते थे। यहाँ पर अर्ध यायावर से तात्पर्य है कि ये लोग एक स्थान पर कुछ समय तक रहते थे, फिर उसके पश्चात में दूसरे स्थान पर चले जाते थे और ये अपने साथ में एक विशेष आकार की अर्थात अवन आकार की झोपड़ियां अपने साथ लेकर चलते थे और इन्हीं झोपड़ियों को कहा जाता था मैपालिया। अब हम चर्चा करते हैं कैस्टेला की। तो देखिए स्पेन का जो कम विकसित क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर केल्टिक भाषी किसान रहते हैं और ये किसान है ये पहाड़ियों की चोटियों पर गांव बसा कर रहते हैं और इन्हीं गांवों को कहा जाता है कैस्टेला कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं दास प्रजनन की चर्चा करते हैं। तो देखिए हमने देखा था कि प्रथम और जो द्वितीय शताब्दी होती है इसमें शांति स्थापित हो जाती है और यही वजह थी कि दासों की आपूर्ति में भी कमी आ जाती है। तो रोमन साम्राज्य में दासों की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रथा होती थी जिसे दास प्रजनन कहते थे। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था, जो दासियां होती थी और जो दास पुरुष होते थे उनको अधिक से अधिक बच्चे उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे आगे चलकर जो उनके बच्चे होंगे वो भी दास बन सके, और इस प्रथा को कहा जाता था दास प्रजनन। अब हम चर्चा करते हैं फ्रैंकीसेंस। देखिए फ्रैंकीसेंस से तात्पर्य होता है एक सुगंधित राग, ये इसका एक यूरोपियन नाम है और इस फ्रैंकीसेंस से धूप, अगरबत्ती, इत्र बनाने का कार्य किया जाता है और इस फ्रैंकीसेंस को प्राप्त किया जाता था बोसवेलिया नामक एक वृक्ष होता था उससे प्राप्त किया जाता था। अब हम चर्चा करते हैं एकाश्म। देखिए वैसे तो एकाश्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा, लेकिन रोमन साम्राज्य में जब हमने धार्मिक आधार पढ़ा था रोमन साम्राज्य का, उसमें हमने पढ़ा था कि जो यहूदी धर्म है ये एकाश्म नहीं है, एकाश्म नहीं है। तब हमने एकाश्म शब्द का प्रयोग देखा था। तो यहाँ पर जो एकाश्म शब्द है इसका प्रयोग होता है मानव इकाइयों के लिए, अर्थात जब समाज या संस्कृति में विविधताओं की तो कमी हो और आंतरिक एक रूपता दिखाई दे तो उस समाज या संस्कृति को एकाश्म कहा जाता है। और इस शब्द का प्रयोग पढ़ा था हमने यहूदी धर्म के संबंध में कि यहूदी धर्म में एकाश्म नहीं है, अर्थात इसमें विविधताओं की तो अधिकता है और आंतरिक एक रूपता की कमी है। अब हम चर्चा करते हैं ईसाईकरण के संबंध में। देखिए ईसाईकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो ईसाई धर्म है इसको विभिन्न समुदायों के मध्य में विस्तारित किया जाता है और उसको वहां का प्रमुख धर्म बना दिया जाता है, इसे कहा जाता है ईसाईकरण।
तो ये रोमन साम्राज्य के हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और महत्वपूर्ण तिथियां और उनसे संबंधित घटनाएं थी। और यहीं पर हमारा जो रोमन साम्राज्य है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे यायावर साम्राज्य के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।